बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। आज की टॉप स्टोरी, भारतीय फौज पाकिस्तान में। जी हाँ, भारतीय फौज पाकिस्तान में, ये वो टॉपिक है जिसको आज इवनिंग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भारतीय फौज पाकिस्तान में। इसके साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो ये कि भारत बहुत ज्यादा बुखला चुका है, बांग्लादेश भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो उनकी पपेट गवर्नमेंट है उसके इख्तियारात कम हो रहे हैं। जैसे जैसे आपने देखा है कि भारत के अंदर अभी बेहरमती हुई थी कुरान पाक की, बांग्लादेश में हंगामे फूट पड़े और हसीना वाजिद ने बाकायदा गारंटीज दी, तरले किए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कि मैं इसको काबू कर लूंगी, हर तरह से देख लूंगी और इन मामला को मैं उलझाने के बजाय सुलझा लूंगी। तो ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर भारतीय एनालिस्ट, भारतीय थिंक टैंक्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसकी वजह क्या है ये भी डिस्कस करता हूं। और यूएई की गवर्नमेंट ने इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंदर अब आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये एमओयू है क्या। तो ये तीनों बड़ी हमारी आज की टॉप स्टोरीज हैं। मैं पहले स्टार्ट करता हूं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में ये हुआ है कि इंडिया की पहले बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश में। अब काफी अरसे से चाइना ने बांग्लादेश को एक तो लोन दिया $22 बिलियन का, जो कि बहुत बड़ा लोन है उनके लिए कि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें। और सेकेंडली बांग्लादेश को उन्होंने $20 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर उनको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी इन्वेस्टमेंट की है। ये भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान जिस तरह सी पैक है, इसी तरह उधर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्रिएट किया गया है, BRI, और वो भी समंदर तक जा रहा है। और आपको पता है साउथ सी तक जा रहा है। और साउथ सी का मतलब यह है, अरेबियन सी का मतलब यह है कि चाइना को एक और एक्सेस मिल जाती है। ग्वादर के साथ साथ अब बांग्लादेश से भी एक्सेस है। बांग्लादेश ने तकरीबन अपना 80 to 85%, जी हाँ 80 to 85% अपना एक वॉर इक्विपमेंट चाइना से परचेज किया। इसमें सबमरीन्स, शिप्स और एयर फाइटर्स, टैंक्स और फिर इस किस्म की आर्टिलरी एंड एवरीथिंग इज देयर। और इनकी मेंटेनेंस के लिए एग्रीमेंट भी चाइनीज कंपनीज के साथ ही किया। इसका मतलब ये है कि अब बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेवलप हो गए हैं। पहले बांग्लादेश को जो भी मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे देता था तो वो उसको एज ए कर्ज देता था और कर्ज का मुतालबा सख्त शराइत पे करता था। ये पहली दफा है कि चाइना ने इसको कर्ज के तौर पे नहीं दिया और कोई ऐसी शराइत नहीं रखी, बल्कि जो उन्होंने $22 बिलियन का कर्ज दिया वो भी बड़ी नरम शराइत पे दिया। तो बांग्लादेश अब देख रहा है कि चाइना जिस तरह उसकी मदद कर रहा है आगे निकलने में, तो बांग्लादेश के लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की। और यही वजह है कि बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से पीछे हटता जा रहा है और उसको नजर आ रहा है कि उसका सिंसियर फ्रेंड इस खित्ते के अंदर कोई है, उसकी तरफ वो देख रहा है। बांग्लादेश की स्टोरी के बाद हम आते हैं यूएई और इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान माहिदे की। ये एमओयू जो साइन हुआ है, इसके मुताबिक यूएई इन्वेस्टमेंट करेगा रियल एस्टेट सेक्टर में, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अब ऑब्वियसली भारत ने तो एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि पाकिस्तान अपने दहशतगर्द भेजता है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में। ये भारत का दावा है। लेकिन इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले बॉर्डर पे बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ के बाद बैरोमेट्रिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, बर्गला अलार्म सिस्टम्स लगे हुए हैं। अगर कोई इंट्रूडर आता है तो वो अलार्म सिस्टम बोल पड़ते हैं। अगर उसके बाद भी कोई आगे आता है तो कैमरास लगे हुए हैं, सैटेलाइट सर्वेलेंस है, और ऑन टॉप ऑफ इट तकरीबन 1 मिलियन आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। अगर इतने सारे टायर क्रॉस करके कोई आ जाता है तो इसका मतलब है फिर इंडियन आर्मी को देखना पड़ेगा कि उनके अंदर कहां पे प्रॉब्लम है। और यूएई को भी सोचना पड़ेगा कि इस प्रोपेगेंडे में कितनी रियलिटी है और कितनी सच्चाई है और कितना फेक है। यूएई एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्रीज अपने डिसीजंस खुद करती हैं। वो जिससे मर्जी चाहे ट्रेड एग्रीमेंट करें, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्रीमेंट करें। यूएई की गवर्नमेंट जो है बड़ी विजनरी गवर्नमेंट है, दे आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। उनको पर यह बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर ये काम ना हो। इंडिया क्योंकि पूरे इंडिया से हिंदूज और सिखों को जमा करके वैली के अंदर भेज रहा है, जम्मू एंड कश्मीर की, और उधर के डेमोग्राफिक्स चेंज करने की कोशिश कर रहा है। उसको मेजॉरिटी एरिया जो अभी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया उसको हिंदू डोमिनेटेड एरिया कर रहा है या सिख डोमिनेटेड एरिया कर रहा है।
तो अगर ये डेमोग्राफिक चेंज हो जाते हैं तो जो पहले से कश्मीरी उधर रह रहे हैं वो बेचारे तो पहले ही सफरर्स हैं, इतने अरसे से, कई डिकेड से उनको सफरिंग है, तो उनकी सफरिंग तो ख़त्म नहीं होगी। तो यूएई को कम से कम ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि अगर तो वो ये सारी परसेप्शंस के बाद और सारी ग्राउंड रियलिटीज़ के बाद वो समझता है कि वाकई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और उसका मुझे अगर लिंक में आंसर दे देंगे कैसे हो रही है, तो उसके बाद मैं फिर ये समझूंगा कि अगर आप यूएई चाहता है एमओयू साइन करना, जो कि कर दी है, चलें उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन उसका फ़ायदा फिर आम कश्मीरी को होना चाहिए। उसका फ़ायदा वो पपेट लोगों को नहीं होना चाहिए जो उधर आके आबाद हुए हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन के बाद। यानी कि उसमें कहा गया है कि कोई भी गैर कश्मीरी आके उधर प्रॉपर्टी ले सकता है और कोई भी गैर कश्मीरी जब प्रॉपर्टी लेगा तो उसको उधर नेशनलिटी भी उस कश्मीर की मिल जाएगी, उसको डोमिसाइल मिल जाएगा। तो अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि जब इस किस्म के आर्टिकल्स आए और इस किस्म की चीजें आए तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वो ऑब्वियसली माइनॉरिटी एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उधर के रियल कश्मीरीज हैं वो तो बेचारे फिर सफरिंग में रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, रियल स्टेट के अंदर उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, तो उनकी सफरिंग्स तो उसी तरह जारी रहेंगी। अभी आपने देखा चंद दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच था वर्ल्ड कप T20, पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया और कुछ कश्मीरी नौजवानों ने भारतीय पंजाब में इस पर खुशी मनाई और उनकी वो ठुकाई की गई, उनकी वो फेंडी लगाई गई कि उनको नानी याद आ गई। तो ये तो हाल है कश्मीरियों का कि कश्मीरियों को ना तो हुकूमत में कोई ओहदा मिलता है, ना जुडिशरी में मिलता है, ना आर्म फोर्सेस में मिलता है। चलिए ये तो रहने दीजिए, उनकी क्रिकेट टीम में कोई कश्मीरी नहीं है, वो भी रहने दीजिए, उनके हॉकी टीम में कोई कश्मीरी नहीं है। तो मैं अगर गिनवाता जाऊं तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि कश्मीरियों की कितनी वक़्त है इंडिया के अंदर। वो उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन भी मानने को तैयार नहीं है। और यूएन का जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग चार्टर है, रेजोल्यूशन है कश्मीर पे, वो भी पेंडिंग। अभी चंद दिन पहले यूएन ने अपना 76th एनिवर्सरी मनाई है। अब मेरा ख्याल है यूएन के पास टाइम है कि यूएन को सीरियसली सोचना चाहिए, इट्स बिन लॉन्ग टाइम, कि इन रेजोल्यूशंस के ऊपर भारत से इंप्लीमेंट करवाए। यूएन की ये ड्यूटी है फॉर पीस एंड फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, इन रेजोल्यूशन पे अमल करवाए। इससे आम पाकिस्तानी और आम हिंदू, आम इंडियन, उनके दरमियान इंटरेक्शन बढ़ेगी। आम इंडियन बहुत अच्छे हैं, दे वेरी गुड पीपल। वो जब पाकिस्तान आते हैं वो परसेप्शन ये लेके आते हैं पाकिस्तान के अंदर तो बड़े उनके खिलाफ नफरत है, ये है जो उनको ज़हन में मीडिया ने उनके भरा हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं उनको वो मोहब्बत, वो प्यार मिलता है, वो भूल जाते हैं कि वाकई पाकिस्तान इस किस्म का है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकते। और कई इंडियन जो पाकिस्तान आए हैं, आप उनसे खुद पूछ लीजिए, यू विल गेट एन आंसर कि पाकिस्तान के अंदर उनको किस किस्म की मोहब्बत और पिज़राई मिलती है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान इज नॉट इंडिया सेंट्रिक। और इंडिया के अंदर अगर आप इंडिया को देखें तो मुसलमानों की जो दुर्गत बनाई जा रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ मिल जाती है। RS के घूम जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं, मोदी किस किस्म के कर रहे हैं, हिंदुत्व का क्या मोटिव है, और वो किस तरह चाहते हैं कि इनको पूरा का पूरा ख़त्म किया जाए। ये सारी चीज़ें बड़ी कंसर्निंग हैं, सारी चीज़ें बड़े ख्याल रखने वाली हैं कि इनके ऊपर कैसे काम होगा, कौन करेगा, किस तरह होगा। ये सोचना पड़ेगा कि सेकुलर इंडिया का क्या बनेगा, सेकुलर इंडिया कहाँ जाएगा, क्या सेकुलर इंडिया ख़त्म हो गया या उसको होस्टेज ले लिया है बीजेपी ने और अब आगे सेकुलर इंडिया का कोई जिक्र नहीं होगा। अब आते हैं टॉप स्टोरी की तरफ कि भारतीय फौज पाकिस्तान में है। जी हाँ, भारतीय फौज पाकिस्तान आई। भारतीय फौज ने इधर ट्रेनिंग हासिल की पाकिस्तान फौज से टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ निबड़ने की, क्योंकि पाकिस्तान इज ए बैटन हार्ड फोर्स जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है। और भारतीय फौज ने ये ट्रेनिंग लेने के बाद जनरल बाजवा को ऑब्वियसली जो डेकोरम भी होता है उन्होंने उसको सल्यूट किया, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया के अंदर बड़ी आवाज़ें आना शुरू हो गई। उन्होंने अपनी फौज को गद्दार कहना शुरू कर दिया। उनको ये नहीं समझ कि जनरल को डेकोरम के तहत सल्यूट करना पड़ता है। आप जिनके यहाँ ट्रेनिंग लेने गए हैं टेररिज्म की, आपको उनको सल्यूट करना पड़ता है। लेकिन उनके मीडिया ने अपनी ही फौज को अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इनको क्यों सल्यूट किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो अब देखने में आ रही हैं। पाकिस्तानी फोर्स ने, जी पाकिस्तानी फौज ने उनकी ट्रेनिंग की है टेररिज्म के अगेंस्ट, एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट, ताकि वो तैयार हो सकें। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान हर तरह से उनकी मदद कर रहा है भारत की। अब भारत को भी चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे कि अब अगर चलना है तो मिल के चलना है, अकेले नहीं चला जा सकता। दुनिया बदल चुकी है। अब आपको कश्मीरियों का मसला ये हल करना पड़ेगा। कश्मीरियों को डिसाइड करने दें वो इंडिया के साथ जाते हैं या पाकिस्तान के साथ जाते हैं या वो अपना अलग रीजन चाहते हैं, ताकि हमारा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हों इसके बाद।
और हमारा खिता भी उस तरह तरक्की करे जिस तरह यूरोप तरक्की कर रहा है, जिस तरह बाकी खिते तरक्की कर रहे हैं। ना कि हम वो वेपन्स खरीद रहे हैं और वेपन इसके इतने एक्सपेंसिव वेपन्स खरीद रहे हैं कि जिसकी जरूरत नहीं है। वही हम इलिटरेसी के खिलाफ करें, वही हम अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ करें, वही हम अपना अनहाइजेनिक कंडीशंस के खिलाफ लड़ाई करें, और वही हम अपने डिजीज़ के खिलाफ लड़ाई करें। मतलब हमारे पास ये चीज़ें इतनी हैं कि हमें अभी इनसे लड़ना है, और फिर आपस में लड़ने का हमें उसके बाद कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वी आर नेबर्स, देयर इज़ नो गोइंग बैक, और हमें एक दूसरे को दिली तौर पे एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुनाइट्स वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।